नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग 15, 16 और 17 अगस्त की सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं को चेक करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए बच्चों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है कि हाउ मेनी न्यू रामसर साइट्स वर डिक्लेयर्ड रिसेंटली इन इंडिया। तो रामसर साइट्स एक्चुअल में होते क्या है, पहले तो ये समझ लो। रामसर साइट्स का मतलब होता है आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स। अब इन वेटलैंड्स को हिंदी में कहा जाता है आर्द्र भूमि। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि इस धरती का कोई भी ऐसा स्थान जहां पे पानी का जो डिपोजिशन होता है वो साल के कुछ महीनों में या फिर पूरे साल भी हो सकता है, ऐसे प्लेसेज ये होते हैं। और यहाँ पे जो पानी के डिपोजिशन की जो डेप्थ होती है, यानी कि पानी की जो गहराई होती है, वो अप्रोक्सीमेटली 4-5 मीटर के आसपास होती है। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल छिछली अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसे प्लेसेस को क्या बोला जाता है? वेटलैंड्स बोला जाता है। और ये वेटलैंड्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को क्लीन करते रहते हैं। तो इस वजह से वेटलैंड्स को बच्चों बोला जाता है पृथ्वी की किडनी, यानी कि किडनी ऑफ द अर्थ। ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो अब वेटलैंड्स जब हमारी पृथ्वी की किडनी है तो इनको कंजर्व भी करना है, इनको बचाना भी है। और इनको बचाने के लिए पहली बार 2 फरवरी, ये डेट याद रखना है, 1971 में एक हमारा कंट्री है, पड़ोसी देश है लगभग, ईरान के रामसर नामक सिटी में, ये सिटी का नाम है बच्चों। तो ईरान के रामसर नामक सिटी में एक कॉन्फ्रेंस होता है और इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया जाता है कि हम रामसर लिस्ट नाम से एक पूरा का पूरा तैयार करेंगे सूची, और इसमें जिस भी वेटलैंड्स को शामिल कर लिया जाएगा उसके कंजर्वेशन के लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल से मदद दी जाएगी। तो बच्चों याद रखिएगा कि ये रामसर साइट का जो कॉन्सेप्ट था, ये रामसर सम्मेलन 1971 से आया था और उसी साल से हम लोग फिर 2 फरवरी को एज ए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिए थे। अब बात करते हैं कि भारत में अभी रिसेंटली कितने नए रामसर साइट अनाउंस हुए हैं बच्चों, तो वो याद रखिएगा 3। तो कुल मिला कर अब भारत में रामसर साइट हो कितने गए? 85। तो करेंटली इंडिया में रामसर साइट्स की संख्या 85 है और सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला जो स्टेट है वो तमिलनाडु है। और इस जो 3 नए डिक्लेयर हुए हैं बच्चों, उस 3 नए में 2 तो फिर से तमिलनाडु में ही डिक्लेयर किए गए हैं। तमिलनाडु का नंजरायन बर्ड सेंचुरी और काजुवेली बर्ड सेंचुरी, ये 2 बर्ड सेंचुरी तो तमिलनाडु में डिक्लेयर किया गया। और एक तवा रिजर्वायर जो तवा रिवर के आसपास का दलदली क्षेत्र है या फिर कह लो वेटलैंड वाला एरिया है, एक उसको अनाउंस किया गया। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि 3 ये नए कहां अनाउंस किए गए हैं और करेंटली इंडिया में टोटल कितने यहां पर वेटलैंड्स हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। तो भारत के पुरुषों की जो क्रिकेट टीम है उसके नए बॉलिंग कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? क्या ब्रेटली डेल स्टेन, प्रवीण कुमार या फिर मोर्नी मोरकल? तो बच्चों याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर बॉलिंग क्रिकेटर मोर्नी मोरकल को यहां पे इंडिया का मेंस क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा था कि इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का जो हेड कोच थे राहुल द्रविड़, उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट लिया। तो उनकी जगह पे जो नए कोच हमारे नियुक्त किए गए थे, गौतम गंभीर नियुक्त किए गए थे। तो गौतम गंभीर इस समय इंडिया क्रिकेट टीम के, पुरुषों की क्रिकेट टीम के मेन कोच हैं और बॉलिंग कोच बच्चों मोर्नी मोरकल। अगर हम मोर्नी मोरकल के कार्यकाल की बात करें बच्चों, तो इनका कार्यकाल सितंबर 1 से शुरू हो रहा है और इनकी जो पहली सीरीज जहां पे अपनी सर्विस देंगे वो बांग्लादेश के विरुद्ध होने वाली है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम हमारे यहां आ रही है खेलने के लिए, 19 सितंबर से वो सीरीज चालू हो रही है, वहां से इनका कार्यकाल चालू होगा। और इनका जो कार्यकाल है कब तक रहेगा ये भी याद रखिएगा, 2027 में साउथ अफ्रीका में अगला विश्व कप होने वाला है क्रिकेट का, ओडीआई वर्जन का, जो 50 ओवरों का होता है। तो वहां तक, उसके अंत तक ये जो है कि अपने कार्यकाल में रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन यहां पे देखते हैं आज का। विच कंट्री विल होस्ट द 3rd वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो मीटिंग है आज ही हो रही है और इस समय मीटिंग चल भी रही है और हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो है कि इस पूरी मीटिंग को लीड कर रहे हैं। तो रिसेंटली आपसे अगर क्वेश्चन पेपरों में
आता है कि थर्ड वायस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहां हो रहा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत में। ये जो ग्लोबल साउथ है वो होता क्या है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि 2023 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है अंकटाड। अंकटाड ने दुनिया को दो पार्ट में बांट दिया। उसने कुछ कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं जैसे अमेरिका, यूरोप जैसे देश, ये देख लो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप, रसिया, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको नॉर्थ ग्लोबल का दर्जा दिया। और दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी चल रहे हैं जैसे कि ये लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हो गए, साउथ अमेरिका हो गया, पूरा का पूरा आपका अफ्रीका हो गया, इधर गल्फ कंट्रीज हो गए, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे के सारे ये जो कंट्रीज हैं इनको कहीं ना कहीं साउथ ग्लोबल के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो मीटिंग हो रही है वो इन्हीं देशों की मीटिंग चल रही है। इंडिया किस वाले ग्लोबल में आएगा, नॉर्थ ग्लोबल में या फिर साउथ ग्लोबल में, तो बिल्कुल याद रखिएगा साउथ ग्लोबल में, क्योंकि साउथ ग्लोबल का मतलब होता है डेवलपिंग कंट्रीज और नॉर्थ ग्लोबल का मतलब होता है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। इसके बाद बच्चों आज का अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इस पर आप ये लगा लो कि आने वाले जितने भी इधर 5-6 महीने के बीच में एग्जाम्स हैं वहां पे आप ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है जो कि 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड था, इस पर आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि फिल्म कंतारा में अपने प्रदर्शन के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। जो नेशनल फिल्म अवार्ड होता है ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड होता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। चूंकि भारत सरकार इसको पूरी तरीके से ऑथराइज करती है इसलिए ये इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो फिल्म ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है यहां पे एक नाम आपको दिख रहा होगा, ऋषभ शेट्टी, साउथ कन्नड़ा के हीरो हैं ये, और इनकी कन्नड़ा भाषा में मूवी आई थी कंतारा जिसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड मैं आपको यहां पे बता दूं जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म, चाहे किसी भी भाषा में, एक्चुअल में ये जो अवार्ड मिलता है हमारे संविधान में जो 22 लैंग्वेजेस 8वीं अनुसूची में क्या है कि लिस्ट हैं, वो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं 22 भाषाओं में अगर आप कोई फिल्म बनाए हो तो उसी में आपको ये अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पे मलयालम भाषा की जो अट्टम मूवी है इसको बच्चों याद रखिएगा बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके अलावा देखो बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी, कौन सी मूवी है, कंतारा। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन को यहाँ पे दिया गया है और इनकी मूवी भी यहाँ पे लिखी गई है तो वो भी आप एक बार देख लेना। बेस्ट डायरेक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर, ये सारे के सारे यहाँ पे चीजें हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म जो मिला है वो मनोज वाजपेयी की फिल्म गुलमोहर को मिला है। तो बिल्कुल इसका एक मैं अलग से भी आपको वीडियो दे दूंगा नेशनल फिल्म अवार्ड पे, तो आप बिल्कुल पहले तो ये जितने हैं उसको अच्छे से आप रेडी कर लेना। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ, यहाँ पर देखिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस मलयालम फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो बच्चों वो है अट्टम। ये जो अट्टम मूवी है एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और इसको जो है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड पूरे इंडिया की तरफ से दिया गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हु वाज इलेक्टेड एज थाईलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 37। मात्र 37 साल की उम्र में थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, किसको नियुक्त किया गया है थाईलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर। एज देखो मात्र 37। तो बच्चों याद रखिएगा श्रेष्ठा थाविसिन। ये जो श्रेष्ठा थाविसिन है ये थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यहाँ पे आप इमेज भी देख रहे हो, ये है इनके नए प्राइम मिनिस्टर। और थाईलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी होती है बच्चों बैंकॉक है और यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस जो है कि घूमने के लिए जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ घूमने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन करेंसी की वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा होती है। यानी हम अगर अपना थोड़ा सा भी पैसा लेकर इधर साउथ आसियान कंट्रीज की तरफ जाएंगे तो वो कन्वर्ट होकर काफी ज्यादा पैसे में बदल जाता है। इसीलिए मोस्टली इंडियंस जो है कि आसियान कंट्रीज की तरफ जाते हैं। जो थाईलैंड है ये आसियान का भी एक पार्ट है। आसियान एक बहुत ही फेमस ग्रुप है बच्चों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
10 देशों का एक ग्रुप है और इन 10 देशों ने देखते ही देखते इस ग्रुप के द्वारा सिर्फ पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बना लिया। इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हेन विल द असेंबली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर बिगिन इन 3 फेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जब से भारत आजाद हुआ था तब से वह एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज था। वहां पे एक स्पेशल आर्टिकल भी लगाया गया था उसके लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे, धारा 370। फाइनली 2019 में 5 अगस्त के दिन क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो पार्लियामेंट्री है वो पूरा का पूरा धारा 370 को वहां से हटा देती है। तो जैसे ही धारा 370 हटता है, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस होता है स्टेट का वो हट जाता है। फिर जम्मू कश्मीर को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया जाता है। और फिर जब 2 यूनियन टेरिटरीज में बढ़ता है तो एक हो जाता है लद्दाख और एक होता है जम्मू कश्मीर। अब चूंकि यूनियन टेरिटरी हो जाता है तो वहां पर पहले से क्या स्टेट असेंबलीज थे, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि विधानसभा थी, तो वो विधानसभा अभी भी जम्मू कश्मीर में बरकरार रखी जाती है। लेकिन आप ये लगा लो 31 अक्टूबर 2019 जब से जम्मू कश्मीर बना तब से लेकर अब तक वहां पे राष्ट्रपति शासन ही चल रहा था, यानी कि वहां पर इलेक्शन नहीं हो रहे थे। रिसेंटली हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने अनाउंस किया है जम्मू कश्मीर के विधानसभा इलेक्शंस को, जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के साथ एक और स्टेट है जहां पे असेंबली इलेक्शन होंगे, वो है बच्चों हरियाणा, तो याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है वो 18 सितंबर से शुरू होने वाला है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल आपको दे दे। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली इलेक्शन है 3 फेज में होगा, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। और इसका जो रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर को आएगा। ठीक है बच्चों। और ये देखो मैप में ये है जम्मू कश्मीर आज का, और ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है ये है लद्दाख। तो लद्दाख में स्टेट असेंबली नहीं बनाई गई है, सिर्फ कहां पे बनाई गई है, जम्मू कश्मीर में। दूसरी तरफ हरियाणा एक स्टेट के रूप में 1966 में आता है जब ये पंजाब से अलग होता है। ठीक है, तो हरियाणा में भी स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं और ये सिर्फ एक फेज में होगा, सिर्फ 1 अक्टूबर के दिन यहाँ पे हो जाएगा। और जो रिजल्ट आएगा इसका 4 अक्टूबर को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल इसको अच्छे से आप रेडी कर लेना। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री। अभी इस समय बहुत सारी नए अपॉइंटमेंट इंडिया में चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था कि इंडिया के नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने हैं। जिन बच्चों को आंसर आ रहा है कमेंट में जरूर करेंगे। उनका नाम वैसे मैं बता देता हूं, टीवी सोमनाथन। तो ये जो टीवी सोमनाथन है ये रिसेंटली इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट होम सेक्रेटरी, यानी कि गृह मंत्रालय के जो सबसे बड़े आईएएस अधिकारी होंगे जिनको हम गृह सचिव कहेंगे वो कौन बने हैं बच्चों। तो याद रखिएगा उनका नाम है गोविंद मोहन। इनको एक बार देख भी लीजिए, ये है गोविंद मोहन। और गोविंद मोहन 1989 सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और ये क्या कर रहे हैं, अजय कुमार भल्ला इनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो अजय कुमार भल्ला को रिप्लेस करके हमारे जो नए होम सेक्रेटरी बनने वाले हैं उनका नाम बिल्कुल याद रखना है, गोविंद मोहन। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो चीज याद रखनी है कि कैबिनेट सेक्रेटरी हमारा कौन बना है, टीवी सोमनाथन। और वो किसको रिप्लेस करेंगे, राजीव गौबा को। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को चेक किया। इसके बाद अगर आपको इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां से आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और लगातार हमारे साथ बने रहिए बच्चों, डेली करंट अफेयर्स में हम ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद।